हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और आज बात करने वाले हैं 2024 के नवोदय विद्यालय पेपर के बारे में। तो पेपर कैसा आया था, इसका लेवल क्या था और इस पेपर को कैसे हम अच्छे तरीके से हल करें, और आप भी अपने जो वहाँ पर क्वेश्चन करके आए हैं उसके हिसाब से अपने आंसर भी इसमें मैच कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एकदम सटीकता से बताने की, और पूरे पेपर का हल भी एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि आने वाले टाइम में आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें थोड़ा यहाँ फ्रंट पेज है, यहाँ पे मैं थोड़ी मोटी मोटी खबर देता हूँ। पेपर 2 घंटे का आता है और पेपर में 4 खंड होते हैं। देखिए, मानसिक योग्यता का, अंकगणित का और भाषा का। 40% तक रीजनिंग के, 20% 41 से 60 गणित के, 61 से 80 हिंदी के प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें दी गई है, आप चाहो तो उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, एक बार देख लीजिए आपको किस तरह से इसमें पेपर करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। पहला पार्ट हमारा ये रहा, रीजनिंग का पार्ट है। इसमें हमें ध्यान से देखना है और अपने उत्तर बताने हैं। कोशिश करेंगे बच्चों पेपर को जल्द से जल्द ख़त्म करने की, जिससे आपको छोटे समय में ही काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर हमें ऐसे चित्र को बताना है, ये पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 1 से 4 तक ऐसे चित्र को बताना है जो सबसे अलग है। तो देखिए, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, रीजनिंग के पार्ट को थोड़े टाइम में खत्म करेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाइन है और यहाँ पर भी 3 लाइन है, 2 लाइन है तो यहाँ पर भी 2 लाइन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है। तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे अलग है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर आपको कभी भी इस तरह से पेपर नहीं करना है कि यहाँ पर 3 लाइन है तो हमने देखा, फटाफट यहाँ देखा और यहाँ देखने के बाद 3 थी या 2 थी, तो डायरेक्ट सही नहीं करेंगे। एक बार जो हमारा 4th ऑप्शन है उसे भी जरूर देख लेंगे, वरना गलती के चांस बने रहते हैं। तो 4th ऑप्शन को भी आप जरूर से देखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ऑप्शन देखते ही तुरंत सही कर देंगे, वरना गलत होने के चांस बने रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर यहाँ पर देखिए इस तरह से है और ये भी तीर का निशान यहाँ पर भी इस तरीके से है, और एक साइड डॉट और तीर का निशान है, एक साइड डॉट और तीर का निशान है। यहाँ पर देखिए एक साइड डॉट, दूसरी साइड तीर का निशान नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सबसे अलग ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर देखिए 4 खाने हैं, मतलब वर्ग के अंदर 4 वर्ग बने हुए हैं, वर्ग के अंदर 4 वर्ग बने हुए हैं, वर्ग के अंदर 4 वर्ग बने हुए हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से सभी में निशान है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर भी बीच में है, ये जो शीर्ष है ये भी बीच में है और ये ऊपर की साइड है। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति है, इधर उत्तर आकृति है, तो हमें ये प्रश्न आकृति इन उत्तर आकृति में छांटनी है। जो भी होगी वो हमारा आंसर होगा। 5 से 8 पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, इसके जैसी आकृति ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही है। तो देखते ही आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी ये तो आसान सवाल है, तो इसमें इतनी कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो इसके जैसी आकृति आप देख सकते हैं कहाँ पर है, इसके जैसी आकृति डी में है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। इसमें देखिए इसके जैसी आकृति आपको, ये तो होगी नहीं, ये भी नहीं है, या तो ये हो सकती है, ये हो सकती है। अब दोनों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर ऐसा है नहीं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ध्यान से, ऊपर की साइड ये बने हुए हैं लेकिन अपोजिट साइड में, यहाँ पर नीचे की साइड बने हुए हैं, यहाँ पर अपोजिट साइड में है, यहाँ पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक क्या करना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ये हमारी आकृति है, प्रश्न आकृति, यहाँ पर है उत्तर आकृति। तो एक स्थान खाली छोड़ दिया गया है, तो जो इस स्थान में आकृति आएगी उसे हमें यहाँ पर फिल करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर एक भरा हुआ है। तो यहाँ पर एक भरा हुआ आना चाहिए, खाली खाली इधर हो जाएगा, भरा और भरा इधर हो जाएगा। यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर देखिए इस तरह का निशान है,
ऊपर साइड में डॉट है तो यहाँ पर एक डॉट भी आएगा और एक निशान भी आना चाहिए इस तरह का, क्योंकि यहाँ निशान है तो यहाँ भी एक निशान ऐसे आ जाएगा, ये डॉट ऐसे आ जाएगा और ये इस तरह से यहाँ पर भरा हुआ आपको दिखाई देगा इस तरह से। तो देख लीजिए इस तरह का चित्र आपको, ये तो दोनों खाली हैं तो ये तो होंगे नहीं, या तो ये हो सकता है या हो सकता है। तो ये देखिए अपोजिट साइड में है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सवाल है। दोनों साइड खाली ये सर्किल हैं छोटे छोटे, बीच में भरा हुआ है, यहाँ पर तीनों खाली हैं, यहाँ पर दो खाली हैं, बीच में भरा हुआ है, यहाँ पर तीनों खाली है, यहाँ पर दोनों खाली हैं, बीच में भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह वाली आकृति आएगी। हालांकि ये भी आंसर सही हो सकता था, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, हमारी आकृति इस तरह से ये हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखोगे तो समझ भी आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से तो दो सर्किल आएंगे ही आएंगे, तो यहाँ पर ये सर्किल नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा। ये भी नहीं बनेगा, दूसरी साइड में आ रहा है, इस साइड में है ना। यहाँ पर ये देखिए ये थोड़ा सा ये पेन से चलाई हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं था, ये हमारे पेंसिल से निशान हुए हैं। तो इस तरह से बनाने के लिए देखा था बच्चे ने, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन सा निशान आएगा। यहाँ पर हमारा एक तो निशान इस तरह से सीधा आएगा, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इस तरह से सीधा निशान आएगा और एक इस तरह से निशान भी हमारा जाएगा, फिर ये इसके जैसी डायरेक्शन हो जाएगी बिल्कुल। तो इसके जैसी डायरेक्शन या तो थोड़ी थोड़ी इसमें दिखाई दे रही है, इन दोनों में तो है नहीं, तो या तो ये है हमारा या ये है। तो अब ध्यान से हमें देखना है कि या तो ये बनेगा या ये बनेगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस तरह की लाइन भी है और हमें इस तरह की लाइन भी है, तो अगर इस तरह की लाइन आती तो यही आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर तिरछी लाइन भी है तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 में देखिए क्या दिया गया है बच्चों। 13 से 16 तक के क्वेश्चनों में यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी न किसी तरीके से जो आकृति है श्रेणी, जो श्रेणी बनी हुई है 1 2 3 4, तो यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर खाली स्थान में आपके हिसाब से कौन सी आकृति आनी चाहिए, वो 4 उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो 4 में से कोई एक यहाँ पर फिट होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज ऐसे घूम जाएंगे इधर की साइड को, मतलब ऐसे हैं तो ऐसे आ जाएंगे, 90 के एंगल पर भी समझ सकते हैं। देखो इनकी दिशा ऐसी है, अगले ही सवाल में ऐसी हो जाएगी, तो इससे अगले वाले में फिर ऐसी हो गई, अब इस वाले में इस तरह से बनेगी। तो इस तरह से आकृति हमारी इसी में है, देखने की जरूरत ज्यादा पड़ी ही नहीं है ना। ये देखिए यहाँ पर तीर का निशान इस तरह से है, मतलब ये इस तरह से था, तो अगले इसमें इस तरह से आया, मतलब 90 डिग्री तीर का निशान घूमा है। अगले सवाल में फिर 90 डिग्री घूमेगा और इससे अगले वाले सवाल में जब 90 डिग्री घूमेगा तो ये इस तरह से यहाँ पर हमारा तीर का निशान बनने वाला है। और तीर का निशान ये सिर्फ इसी में है। इसमें देखिए ये तीर का निशान है, इधर एक और बन गया, अगले वाले में एक और बन गया, तो अगले वाले में 4 हो जाएंगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है ना। और ध्यान दीजिए यहाँ पर ये लाइन आगे की तरफ बढ़ी हुई है, इसमें आगे की तरफ नहीं बढ़ी हुई है, इसमें बढ़ी हुई है या इसमें, और इसमें ये बीच में खाली है, तो ये भी नहीं होगा, तो या ये हो सकता है या ये हो सकता है। लेकिन दोनों में देखने के लिए हमें ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर देखिए तीर का निशान ये देखिए दोनों तरफ है, जबकि इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है, तो हमारा ये आंसर ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, 2 त्रिभुज बने, 3 त्रिभुज बने, तो यहाँ पर 4 बन जाएंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर अपोजिट साइड में है, यहाँ पर तो पता ही नहीं किस तरह से बना हुआ है, तो आपका ये आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, ध्यान से बने रहिए बच्चों, आपकी समझ में अच्छे से आएगा। और हमें चेक करके जरूर बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। इसमें भी हमें बताना यही है कि हमारी जो आकृति है, मैं आपको बता दूं इसमें क्या करना है। तीसरी जो आकृति है, जो पहली आकृति है बच्चों, वो इससे कोई संबंध रखती है, तो हमें इस आकृति का, इस आकृति में क्या संबंध बनेगा, वो इसके निशान मतलब क्या के स्थान पर, यहाँ पर 4 आकृति दी गई है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध इन 4 में से किससे होगा ये बताना है। देखिए यहाँ पर 4 थे, लेकिन ये लाइन हट गई, यहाँ पर भी 4 है तो लाइन हट जाएगी, तो या तो ये बनेगा या देखिए यहाँ तो नहीं बनेगा, या ये बनेगा। अब दोनों में देखिए यहाँ पर निशान इस तरह से है, तो निशान इस तरह से हमारे इसमें है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। इसमें देखिए 2 लाइन का हमने ये आयत बना दिया, तो यहाँ पर भी 2 लाइन का आयत बना देंगे, तो डायरेक्टली आंसर सी हो जाएगा 18वें का। इसमें तो कोई भी समस्या आपको होगी नहीं। 19वें में देखिए आप,
यहाँ पर ये अपोजिट कर दी गई है, तो इसे भी अपोजिट करेंगे, तो इसे अपोजिट करने के लिए हमारा डायरेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप ध्यान से भी देख सकते हैं, ये इसका सिर्फ अपोजिट है, तो इसका अपोजिट यही होगा। इसके जैसा दिख ये भी रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो ये जो ये तीर का निशान इधर की साइड बना हुआ है, ये अब इधर पहुंच गया, तो जैसे ये करेंगे तो हम ये अपोजिट करेंगे तो ये नीचे पहुंच जाएगा, है ना। तो नीचे सिर्फ इसी में है, हालांकि इसमें भी है, लेकिन इसमें ये लाइन पार है, इसमें ऐसा है नहीं, इसमें भी है लेकिन इसमें लाइन अंदर की तरफ है नहीं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, ये इस तरह से है, तो हमने बिल्कुल अपोजिट कर दिया है इसके, तो इसके बिल्कुल अपोजिट कौन सा बनेगा, सी बन जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 से 24। यहां पर जो इस आकृति को पूरा करेगा वो हमें उत्तर आकृति बतानी है। तो यहाँ पर ये निशान खाली छोड़ देगा, ये पेन का निशान है। तो देखिए इस तरह की आकृति कहाँ पर बनी हुई है, त्रिभुज बना हुआ है, देखिए इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है हमारा। तो यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, ये इसमें जाकर सेट हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हमारी यही है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा सी। 22 का देखिए इस तरह से घुमाओ और इस तरह से निशान कौन से में है, इसमें भी है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो डायरेक्टली इसका 22 का पहला आंसर हमारा हो जाएगा। ये तो देखते ही समझ आ रहा है। इसमें भी देखिए, ये ध्यान से देखिए, इस तरह का निशान है, तो इसमें तो इस तरह का घुमाव है नहीं, ये इस तरह का घुमाव है, इस तरह का देखिए, है ना। तो इस तरह से कौन से में बच्चों, सी में हमारा आंसर हो जाएगा, इस तरह का सी में ही है। इसमें ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, इसमें ऐसी कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका कौन सा आंसर बनेगा। इस तरह से घुमाव है, मैं आपको एक तरह से करके बता दूं, फिर इस तरह से घुमाव है, फिर इस तरह से घुमाव होने के बाद इस तरह से है। तो देखिए इस तरह से कौन से में बन रहा है, या तो पहला इसके जैसा थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, पहला नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इस तरह का निशान है और यहाँ पर ये इस तरह का निशान है ना। तो यहाँ पर ये हो सकता है, यही है। 25 से 28 तक मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब यहाँ पर एक दर्पण लगा दिया गया है, दर्पण से हमारी इधर एक आकृति है, तो जब दर्पण में देखेंगे तो किस तरह की आकृति बनेगी वो हमको बतानी है। तो इसका सबसे अच्छा सा नियम ये है कि जब हम किसी भी दर्पण में देखते हैं तो जो जितना नज़दीक होता है वो उतना नज़दीक चमकता है, और जो जितना दूर होता है वो उतना दूर चमकता है, और डायरेक्शन हो जाती है अपोजिट। जैसे ये नज़दीक है तो इधर की साइड ये भी नज़दीक है, ये भी नज़दीक है, लेकिन यहाँ देखिए तीर का निशान यहाँ नहीं है, यहाँ तीर का निशान है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद ये ट्रायंगल है, तो यहाँ ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल भी है, ट्रायंगल यहाँ भी है, लेकिन ये तीर का निशान है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर ट्रायंगल है नहीं, यहाँ पर भी ट्रायंगल है नहीं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसके जैसा दूर देखने के लिए देखिए अपोजिट साइड होनी चाहिए, तो ये इधर है तो वो इधर आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये ए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए बिल्कुल इसके जैसा देखना है, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो देखिए ये तो है नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि ये नीचे आ गया, और ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो बने हुए हैं ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमारा सी हो जाएगा। जो हमारी अक्षर ABCD वाले हैं वो भी हमारे हो जाते हैं उल्टे उल्टे, मतलब ऐसे उल्टे नहीं, मिरर में देखने के बाद इनकी आकृति बदल जाती है। तो TOM तो आएगा MOT, तो MOT यहाँ पर भी है, यहाँ पर उल्टा हो गया है, ये तो दर्पण इमेज नहीं है, ये जो पानी में बनता है वो इमेज है, ये भी नहीं होगा। MOT, क्योंकि यहाँ पर MO ऐसे ही रहेगा, T भी ऐसे रहेगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। 29 से 32 देखिए बच्चों, ये जो 29 से 32 है हमारा, इसमें हमें ये तीर के निशान की तरफ हमें आकृति दी गई है इस तरह से, मतलब हमें मोड़नी है, फिर ऐसे मोड़नी है, फिर ऐसे मोड़नी है, और फिर एक कट ऐसे कर देना है। तो खोलने के बाद कैसी बनेगी आकृति वो हमें बतानी है। देखिए जब हम इसे ऐसे खोलेंगे तो इसमें भी एक सबसे अच्छा तरीका देखने का यह है कि जिधर से भी हम खोलने वाले हैं वहां पर मिरर इमेज बनाना है। तो जब यहाँ खोलेंगे तो इसके जैसा मिरर इमेज बनेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन यहाँ भी आएगी, ठीक है, बिल्कुल इसके जैसी। और फिर जब इसे इधर खोलेंगे तो ये वाली डायरेक्शन यहाँ बनेगी और ये वाली यहाँ बन जाएगी, तो ये इस तरह से हो जाएगा, देखिए इस तरह से। तो हमारा यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा, इस तरह से एक यहाँ आएगा और फिर यहाँ और एक यहाँ, तो 4 इस तरह के बनेंगे, और बीच में एक सीधा सीधा बन जाएगा हमारा स्क्वायर, मतलब वर्ग। तो हमारा पहला आंसर ठीक हो जाएगा, और किसी में ऐसा है नहीं। ये देखिए इसमें भी जब हम इधर से मोड़ा, पहले ऐसे मोड़ी, फिर ऐसे मोड़ी,
और फिर ये निशान ऐसा लगाया, तो जब इसे खोलेंगे हम ऊपर की साइड में तो ये इसके जैसा ऊपर की साइड में बनेगा इस तरह से बच्चों। यहाँ पर देखिए इस तरह से बन जाएगा। हाँ, ये बन जाएगा इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो 4 बन जाएंगे। अब जब इधर की साइड खोलेंगे तो बिल्कुल इसके अपोजिट इस तरह से बनेगा, फिर इस तरह से। ठीक है, तो देखिए हमारा ये इसमें है डायरेक्ट, सभी में उल्टे सीधे हैं, यहाँ पर भी सही नहीं है। यहाँ पर देखिए ये इधर मोड़ दिया, जब इसे इधर खोलेंगे तो ऐसी आकृति बनेगी, फिर इधर खोलेंगे तो ऐसी आकृति बनेगी, मतलब ये घूम के ऐसी हो जाएगी। और ऐसा सिर्फ ए में है तो इसमें भी, लेकिन इधर नीचे की साइड नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 है ये, तो जब इसे इस तरह से खोलेंगे 2 और बनेंगे, वो भी इधर की साइड में ऐसे करके। फिर जब नीचे की साइड खोलेंगे तो 2 इधर 2 इधर, तो टोटल 4 हो जाएंगे। अब देखिए वो हमारा सी में बनते नजर आ रहे हैं, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर। ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बच्चों। अब इसमें देखिए, इसमें हमारी 4 आकृति हैं, 1 2 3 4। तो हमें बताना ये है कि ये जो ये प्रश्न है, एक बार मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इसमें हमारे देखिए, यहाँ से देखते हैं, उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। तो उत्तर चित्र बताना है, जो हमारे ये उपलब्ध कटआउट टुकड़े हैं इनसे उत्तर चित्र कौन सा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारी 4 आकृति हैं, 1 2 3 4। हमारे 1 2 3 तो ट्रायंगल ही है, और एक इस तरह का पंचभुज मान सकते हैं इसे, 1 2 3 4 पंचभुज इसे मान सकते हैं। तो इस तरह का एक पंचभुज है। तो हमें देखना यह है कि हमारी इस तरह की कौन सी आकृति बन सकती है। ठीक है, अब देखिए सबसे आसान तरीका ये भी हो सकता है कि 3 ट्रायंगल है, तो कोई भी सवाल हो उसमें 3 ट्रायंगल तो होने ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ट्रायंगल है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल ये 1 2 ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल, 1 2 ट्रायंगल और एक इसके जैसा, लेकिन इसमें इस तरह की रेखा है और इसमें बिल्कुल इसके जैसा ही बना हुआ है। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ा ट्रायंगल यहाँ पर बन जाएगा, छोटे छोटे ट्रायंगल यहाँ पर बन जाएंगे, और ये पंचभुज ये बन जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 33 का बी हो जाएगा। इसमें देखिए देखते ही समझ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 5 आकृति देखनी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी है, 5 है इसमें भी, 1 2 3 4 5 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5, मतलब सभी में 5 है। तो अब आगे देखने की बात, यहाँ देखिए 2 ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगल भी सभी में है, एक पंचभुज है, पंचभुज भी सभी में है। लेकिन यहाँ पर पंचभुज में कहीं भी अंदर रेखा नहीं है, इसमें रेखा है, तो ये तो होगा नहीं, डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, इसमें पंचभुज ही नहीं है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग बनाए गए हैं, तो 2 अलग अलग इसी में है, इसमें ऐसा है नहीं। तो हमारा 34वें का या तो ये बनेगा या ये। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि कौन सा इसमें बन सकता है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा समझ आएगा, दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन और ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। देखिए यहाँ पर 2 बराबर बराबर और बड़ी आकृति है, और यहाँ पर ये छोटी है, यहाँ पर इसी शेप की, जिस शेप की यहाँ पर उसी शेप का यहाँ है लगभग। तो ऐसा हमारा डी ही है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। इसमें तो आप देखते ही समझ जाओगे इस तरह से कहाँ पर बना हुआ है। इस तरह से देखिए ध्यान से, इस तरह से कर्व में और इस तरह से, और हमारी एक आकृति इस तरह की है और एक आकृति इस तरह की है। तो ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा, और अच्छे से समझने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए इस तरह की शेप यहाँ पर हो सकती है, ये रही, यहाँ पर भी है, इसमें तो है नहीं, तो डी तो होगा नहीं, या तो ये या ये या ये। अब ये जो बीच की आकृति है देखिए, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन सही से ध्यान से देखोगे तो ये इससे ज़्यादा मैच खाती है, और ये वाली आकृति यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। तो 35वें का यहाँ पर ए आंसर बनेगा। 36वें का ध्यान से देखिए, ए 3 तो ट्रायंगल है और एक वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए 3 ट्रायंगल, एक वर्ग, एक बड़ा ट्रायंगल है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ तो ज़्यादा बन गए हैं, तो एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, यहाँ तो 2 ही बने हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक बड़ा ट्रायंगल, 2 छोटे ट्रायंगल और एक स्क्वायर, तो हमारा सी बन जाएगा। देखते ही समझ आ रहा है। अब ये हमारा 37 से 40 आंसर लास्ट है रीजनिंग का। 4 सवाल और बचे हैं, इसमें क्या करना है ध्यान से देखेंगे। ये उत्तर आकृति प्रश्न आकृति इन उत्तर आकृति में कहीं पे छिपी है, देखते ही बताना है। बहुत आसान है, देखना है कि ये कौन से में छिपी है। तो ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से
यहाँ पर बनता हुआ हमें पहले ही नज़र आ गया, तो 37 का तो ए ही बन जाएगा। इसमें नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा। आसान है तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए तीर का निशान यहाँ पर है, यहाँ पर तो तीर का निशान है ही नहीं, यहाँ पर भी तीर का निशान है, यहाँ पर भी तीर का निशान है, यहाँ पर भी है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, इस तरह से एक वर्ग है यहाँ पर और ये इधर घुमा हुआ है, तो इसमें भी हो सकता है, ये इसमें भी हो सकता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि दोनों में कौन सा ये होने की संभावना हमारी ज़्यादा है। इसमें तो होगा ही नहीं, तो ये भी हमारा कैंसिल है और ये भी हमारा कैंसिल है, तो बी या सी में से कोई एक होगा। अब ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह की एक रेखा और यहाँ पर इस तरह की एक रेखा नहीं है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है। ये देखिए उल्टा डब्लू बना हुआ है, तो उल्टा डब्लू यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर छोटा बना हुआ है। इसके आकार का सिर्फ इसी में बना हुआ है और कहीं भी नहीं बना हुआ है, तो 39वें का ए हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। देखिए एक हमारा आयत है और एक ट्रायंगल है। आयत ये रहा, ट्रायंगल ये रहा, आयत ये रहा, ट्रायंगल इधर भी है, आयत ये रहा, ट्रायंगल यहाँ भी है। तो ए बी सी में से कोई हमारा आंसर होने की संभावना बनती है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो इसका आकार जो ट्रायंगल की एक भुजा का आकार है, वही हमारा इस वाली भुजा का जो आकार है वो इसमें बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ये इस ट्रायंगल यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये है लेकिन ट्रायंगल अपोजिट साइड में है, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही बनेगा ये वाला आंसर। देखिए यहाँ पर ये आयत बन जाएगा और ये त्रिभुज बन जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे बच्चों, ये है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। हालांकि इसमें क्वेश्चन तो 20 ही है, लेकिन यही 20 क्वेश्चन हमारी मेरिट को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, क्योंकि बच्चे रीजनिंग का पार्ट लगभग सभी कर लेते हैं। सभी बच्चे 38, 39, 40 तक आराम से कर लेते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है वो यही भाग है, मैथ। इसमें इस बार 2024 में कुछ सवाल ऐसे ऐसे आए जिससे बच्चे थोड़े परेशान हो गए। मुश्किल सवाल थे, अगर बच्चों थोड़ा सा आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इतने भी मुश्किल नहीं थे, लेकिन जिस स्तर का आप पढ़ते हो या देखा होगा आपने, जो हम अरिहंत की बुक पढ़ते हैं उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी हद तक जो ये पोर्शन है उसमें थोड़ी हमारी जो समस्या हो गई है। तो बच्चों आज इस मैथ के पेपर को हम आसानी से हल कैसे करें ये सब देखेंगे, आगे कोई गलती ना हो ये भी देखेंगे, और जो बच्चे आपके भाई या छोटे बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस तरह के क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। और इस सेक्शन को हम बहुत अच्छे से और आसानी से, बहुत सरल तरीके से हल भी कराएंगे, ठीक है, ताकि आने वाले बच्चे जो भी आपके साथी हैं, स्कूल में हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको भी आप बता सको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था मेरिट की। तो बच्चों जो मेरिट है वो पिछले साल से कम जाने की थोड़ी सी संभावना है, क्योंकि मैथ का पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल आया था। मैथ में बच्चों ने 15 के आसपास ही सवाल किए हैं, जो एवरेज बच्चा है उन्होंने 15, 14, 15 के आसपास ही सवाल किए हैं। रीजनिंग थोड़ी आसान थी और हिंदी के बारे में भी अभी देखेंगे। तो आज मैथ को बहुत आसान तरीके से हम कैसे हल करें ये सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से समझने के लिए अच्छे से बने रहेंगे, ठीक है। आज आसानी से हम मैथ को हल करना आपको बताएंगे। तो हमारा पहला सवाल ध्यान से देखिए, दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। यहाँ पर देखिए खेले गए मैचों की संख्या दी गई है। ध्यान से आप यहाँ पर, मैं इसे थोड़ा सा और नज़दीक इसे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैचों की संख्या है, यहाँ पर टीमें दी गई हैं, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर हमसे ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेली है। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर है 32 नंबर पर और 32 मैचों की संख्या है, और पाकिस्तान की यहाँ पर 24 है। तो आप 32 में से 24 घटाएंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आ जाएगा। 32 में से जैसे ही हम 24 घटाते हैं तो हमारा आंसर यहाँ से यहाँ तक लेंगे 12, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। आकृति में कोण AOB, कोण BOC, कोण COD तथा कोण DOE के माप क्रम से हैं। आप ध्यान से देखिए तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। यहाँ पर सभी तरह के कोण दिए गए हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर हम एक ही बिंदु के चारों तरफ इस तरह से कोण बनाते हैं, ध्यान से समझते रहिए बच्चों, और ये जो कोण बने हैं ये सभी के सभी, इनका योग होता है 360। कितना योग होता है? 360 डिग्री।
तो हम उसी मेथड को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कुछ कोण बने हैं, ध्यान से देखिए। ये एक्स 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 लिखा हुआ है, यहाँ पर ही बना हुआ है हमारा, जैसे ए ओ बी की वैल्यू x है, बी ओ सी की 2x है, सी ओ डी की 4x है, और यहाँ पर डी ओ ई की 6x है। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 360। सभी में हमारा पहला x है, इसे जोड़ लेते हैं, दूसरा 2x है, इसे जोड़ लेते हैं, फिर 4x है, इसे भी जोड़ेंगे, फिर 6x है, इसे भी जोड़ेंगे, फिर 100 है, इसे भी जोड़ेंगे, तब जाकर हमारे सभी एंगल जुड़ जाएंगे। तो इनका योग कितना बनेगा बच्चों 360 डिग्री। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो x 2x 3x और 4x 7x बन जाएंगे, 7x और 6x बनेंगे 13x, प्लस 100 बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर ध्यान रखेंगे 100 को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा 360 में से 100 घटेंगे तो बन जाएगा 260। तो 13x बराबर 260 डायरेक्ट लिख दिया है, बता दूं मैं, इधर गया है ये घटेगा, है ना। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x को करेंगे अकेला, मतलब जो मल्टीप्लाई या डिवाइड में है उसे दूसरी साइड में ले जाएंगे, जो मल्टीप्लाई में होता है इधर डिवाइड में जाएगा। तो 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, तो 20 हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 20 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू 20 आ गई, ये है AOB, ये कोण AOB ही है x, और इसी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 डिग्री। बात समझ आ गई होगी। एंगल BOC हमारा है 2x, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखेंगे 20, तो 20 दूनी 40, एंगल BOC हो गया। एंगल COD है हमारा 4x, 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखेंगे 20 डिग्री, 20 चौक 80 आ जाएगा। एंगल DOE है हमारा 6x। यहाँ पर हम ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर हम x की वैल्यू फिर रखेंगे, तो 6 गुना x की वैल्यू रखी जाएगी 20, तो 20 का 120। तो हमारे एंगल नंबर से बनेंगे 20 40 80 120, 20 40 80 120 पहला ही है, तो यहाँ पर हमारा पहला जवाब ठीक हो जाएगा, और इसमें भी हमारा पहला ही जवाब था, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये संख्या लिखी हुई है का मान वही है जो कि, यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं तो इस संख्या को पढ़ते हैं एक बार। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 30,009 का मान वही है जो कि 30,000 तथा 9 दाई। यहाँ पर देखिए 9 इकाई है, 30,009 सैकड़ा, तो यहाँ पर सैकड़ा नहीं है क्योंकि इकाई है। 3 10,000 तथा 9 इकाई, इकाई यहाँ पर ही है। हालांकि आप देखो तो 9 इकाई है तो इकाई यही है, तो आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दाई है, यहाँ पर सैकड़ा और यहाँ पर भी दाई है। लेकिन आप यहाँ पर पूरा भी पढ़ोगे तो भी समझ आएगा। 3 10,000, 3 10,000 मतलब 30,000, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे जरूर से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे भी पेपर में आने की संभावना बनी रहती है। ये हमारा आगे सवाल देखिए, हम इसे भी आसानी से करेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहिए, देखते रहिए, स्किप नहीं करना बच्चों, समझना है सवालों को अच्छे से, एक एक सवाल को अच्छे से करेंगे। यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। संभव नहीं है बताना है बच्चों। अधिक कोण समझेंगे पहले, जो हमारा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो हमारा अधिक कोण होता है, अधिक कोण आसानी से करा देंगे, बहुत आसानी से समझ आएगा। तो अधिक कोण होता है 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, से ज़्यादा होना चाहिए, और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, 180 डिग्री से कम हमारा एंगल होना चाहिए। तो जो कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा, मतलब इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वही अधिक कोण हो सकता है। तो ऐसा कोण, दो कोणों का योगफल अधिक कोण है, मतलब जो भी दो कोण जोड़ेंगे वो इन दोनों के बीच में ही आएंगे। तो हम इनमें से देखना है कौन सा संभव नहीं है, कौन सा संभव नहीं है, ध्यान लगाएं। एक समकोण तथा एक न्यून कोण। अगर एक समकोण होगा तो समकोण आपको बता दूं, समकोण होता है 0 से 90 डिग्री के बीच का, सॉरी समकोण होता है 90 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 हो वो समकोण होगा। तो 90 वाला समकोण हुआ। एक न्यून कोण, न्यून कोण 90 से कम होगा, न्यून कोण 90 से कम होगा, तो हम 90 से कम कुछ भी रख सकते हैं, मान के चलिए 45 रखते हैं, तो ये 5 9 और 4 13, 135 डिग्री आ गया। तो ये तो हो सकता है संभव, है ना। एक समकोण एक न्यून कोण हो सकता है क्योंकि 135 आया है और दोनों के बीच में ही है। एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण,
एक अधिक कोण होता है 180 90 से 180 के बीच में, तो 90 से 180 के बीच में मान के चलिए 100 रखते हैं। और दूसरा एक न्यून कोण है, न्यून कोण 90 से कम है, तो 90 से कम न्यून कोण है, तो ये हो जाएगा 145। तो ये भी हो सकता है मेरे हिसाब से। दोनों न्यून कोण है, 90 से कम है, तो जब दोनों को न्यून कोण करेंगे तो 90 से कम चाहे कुछ भी रखें हम, मान के चलिए 80 है, दूसरा आप कुछ भी रख सकते हैं, 80 है तो 160 बनेगा, तो दोनों न्यून कोण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों न्यून कोण भी हो सकते हैं। अब दो समकोण मतलब 90 90, तो दोनों को करेंगे 90 90 हो जाएगा 180, और जबकि 180 बीच में नहीं हो सकता क्योंकि 90 से 180 के बीच में होगा ना, 180 से कम होगा, तो दो समकोण होने संभव नहीं है ना। तो हमारा डी आंसर 44वें का हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे, अगर कोई गलती हो गई होगी तो इसे चेक जरूर करेंगे। यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, दो कोणों को जोड़ेंगे तो अधिक कोण होगा, मतलब 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? उनमें से एक समकोण हो सकता है और एक न्यून कोण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, एक समकोण हो सकता है, एक न्यून कोण हो सकता है ना, क्योंकि अधिक कोण आ जाएगा, समकोण हो सकता है, न्यून कोण हो सकता है, तो अधिक कोण आएगा, तो हो सकता है दोनों का जोड़। एक अधिक कोण मतलब 100 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो मैंने माना 100 है, और एक न्यून कोण 90 से कम, तो ये भी अधिक कोण हो सकता है। 80 80 ये माना दो न्यून कोण, तो दोनों न्यून कोणों का योग भी इसके बीच में हो सकता है। दो समकोण नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों समकोण हो जाएंगे तो वो अधिक कोण नहीं रहेगा, क्योंकि 180 हो जाएगा, और 180 का होता है ऋजु कोण, तो हमारा 44वें का डी आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे, इसमें देखेंगे, ये हमारा सवाल यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं आसानी से। सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 182 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम धाई के मान का अंतर होगा। देखिए, दोनों के भार का सन्निकटन, दोनों के भार का देखेंगे तो मैं बात करता हूँ, हमारा ये जो 107 है, संजय का भार इतना है, तो दोनों का भार बनेगा कितना, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोनों का भार बनेगा 7 और 2 9 और 8 ऐसे ही बनेगा, और एक ये हमारा ऐसा आ जाएगा, तो 189 किलोग्राम दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम धाई के मान का अंतर। तो इसके जो निकटतम मान है दाई का वो है 8 है बच्चों। ये हम 45वां सवाल कर रहे हैं। तो 45वें सवाल में हम देखेंगे एक बार फिर अंतर, सॉरी बच्चों हमने योग कर दिया, यहाँ पर योग नहीं करना, ये गलती हो गई हमसे। तो हमें अंतर करना है 107 और 82 का अंतर, क्योंकि लास्ट में अंतर लिखा हुआ है। यहाँ से 5, यहाँ से यहाँ धाई लेंगे 10, या 10 में से 8 गए 2, तो ये 25 आएगा। तो अब निकटतम जो भी हमारा मान बनेगा वो देखिए, सन्निकटन द्वारा निकटतम धाई के मान का अंतर, निकटतम दाई के मान का अंतर। तो यहाँ पर देखिए 25 हमारा आंसर आया इनका अंतर, लेकिन यहाँ पर पूछा है द्वारा निकटतम दाई के मान का अंतर। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो इसका आंसर बनना चाहिए 45 का ए बन जाएगा, क्योंकि 25 के आसपास कौन सा है, यहाँ पर ए ही है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। 46 को ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे करने के लिए ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। तो 46 का जो हमारा सही सॉल्यूशन होगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए मान के चलते हैं एक हमारे पास कोई वर्ग है। तो वर्ग आपको पता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है वो वर्ग कहलाता है। ये वर्ग मान के चलिए, हमने इसकी भुजा ए मानी तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। अब जैसे ही हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको पता है कि वर्ग का जो एरिया होता है वो भुजा की घात 2 होता है, यानी कि a² इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ से आगे उसने कहा है कि अगर 1/3 हो जाए, मतलब जो वर्ग है अभी भी ये एक वर्ग ही है,
और इस वर्ग की भुजा अगर 1/3 हो जाए मतलब a/3 हो जाए तो सभी भुजाएं a/3 हो जाएगी। तो जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा इसका भुजा की घात 3 मतलब a/3 की पावर 2। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए बन जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर ये 9 बन जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। अगर बच्चों हम इसमें से इसे घटाएंगे तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। हमें देखना है, यहाँ पर सही तरीके से समझना पड़ेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल पहले कितना था a², अब कितना है a²/9। तो ये जो a²/9 है मतलब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ये पहले का कितना भाग बचा मतलब a² नीचे आएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए, इस तरह से हमें देखना होगा। जो a² पहला क्षेत्रफल था उसका a² जो हमारे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आया था a²/9 वो कौन सा भाग है ये हमें देखना पड़ेगा। यहाँ हमें भाग देखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये बटे में इसके हम 1 लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो इन दोनों की गुना हो जाती है आपस में और इन दोनों की आपस में गुना हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये कौन सा भाग बनेगा, इसका a² की गुना हो जाएगी ऊपर 1 की और इसकी गुना हो जाएगी नीचे। तो ये हो जाएगा 9a²। a² से a² कटेगा तो 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/9। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 47वें सवाल की। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। 57-60 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। तो 1 मिनट में इतने पृष्ठ छापती है, इतने पृष्ठ को छापना है। तो डायरेक्ट भाग का सवाल आ गया है आपके सामने। तो हमारा ये 47वां सवाल यहाँ पर हम इसे करते हैं। ध्यान से देखिए 47वां सवाल। 47वां सवाल हमारे सामने यहाँ पर है। इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ। तो 57/60 को भाग करेंगे 12 से तो 1 मिनट में आ जाएंगे। जब इसे हम भाग करते हैं तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो 12 चौका 48। जैसे हम 12 चौक 48 करते हैं तो हमारे बनते हैं बचते हैं 9। तो हो जाएगा 96। तो 12 अट्ठे 96 तो 480 मिनट बनेगी। 480 मिनट में जो 480 मिनट में कितने पेज छप जाएंगे 5760। लेकिन ये मिनट है और समय घंटे में दिया गया है तो हमें 60 से भाग करना पड़ेगा घंटे में बदलने के लिए। 0 से 0 कटेगी, 6 अट्ठे 48 तो हमारी 8 मिनट आंसर आ जाएगा। हमारा क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 8 मिनट आंसर आ जाएगा। आगे का सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ आएगा। आप इसे चाहो तो नोट कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर आप इस सवाल को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 आसानी से हल करेंगे तो समझ आएगा। एक वस्तु को 2540 रुपये 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त हुआ वही उस वस्तु को इतने रुपये 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य को बोलते हैं तो CP माना है X। अब अगर हम इतने रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो लाभ ये हमारा यहाँ पर 2 SP दिए गए हैं। SP पहला SP1 हमारा 2540 रुपये और SP2 मतलब दूसरा SP2 है ना वो है 1850 रुपये। तो अगर इतने रुपए में बेचते हैं तो लाभ होगा। लाभ कब होता है, जब हम SP में से घटाते हैं। CP मतलब इसमें से घटाएंगे, SP1 में से अपना घटा देंगे तो हमारा लाभ होगा। मतलब 2540 में से घटाएंगे X तो लाभ हुआ, ये लाभ आ गया। और कह रहा है कि बेचने पर हानि होती है, जो 1800 में बेचेंगे तो हानि होगी, तो ये हमारा हुआ लाभ, है ना। और जो अगर हम बेचते हैं इतने रुपए में तो हानि कब होती है, जब हानि होती है जब CP में से SP घटाते हैं तो 1850। अब दोनों बराबर है, सवाल में कहा है होती है कि बराबर है, मतलब ये वाली हानि और ये लाभ दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम इस X को ले जाएंगे इधर और इसे लेकर आएंगे इधर। तो जब हम इसे इधर लेकर आएंगे तो दोनों जुड़ेंगे, मतलब 2540 प्लस 1850
एक्स को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में जाएगा, तो दोनों ये भी जुड़ जाएंगे, 2x आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 0 0, 5 और 4 9, 8 और 5 13 का 3 का हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4। ये हम 2x को इधर लिख देंगे। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 43, 90 को भाग देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 पंजे 10, तो 2195 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल पर। ये देखिए आप अगला सवाल बेहद आसान बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास का सवाल पेपर में जरूर पूछा जाता है। ये दिया गया है यहाँ पर, ये सारा को हल करने पर प्राप्त होता है। लगभग में बताना है, पूरा हमारा आंसर नहीं बनेगा। सवाल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा आसानी से करने की कोशिश करेंगे। पहले हम इस भिन्न को ऐसे लिख लेते हैं। या तो आप ऐसे कीजिए कि यहाँ से सभी में से 1/8 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो हमने 1/8 कॉमन लिया। जब 1/8 कॉमन लेंगे तो हमारा 3 और 5 तो ऐसे ही बचेगा, है ना। या आप इसे इस तरह से ना करके, पहले मैं बता दूं आपको, इस तरह से कर लेंगे। यहाँ से हम इसे पहले हल करते हैं, है ना। 8 पंजे 40 और 3 43, 43 बनेगा बटे 8 गुना 8 अट्ठे 64 और 1 65/8 गुना में है, माइनस 8 24 और 1 25/8 मल्टीप्लाई 8 पंजे 40 और 45/8। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप यहाँ से कॉमन, देखिए ये गुना में है, ये भी गुना में, ये भी गुना में है, तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, तो बटे में 1/64 कॉमन ले लेंगे। ऊपर से देखिए 5 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, 5 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो 5 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो हमने यहाँ से 5 कॉमन लिया, तो 43 ऐसे ही बचेगा, गुना 5 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 13, माइनस 1/64, 8 अट्ठे 64 तो बाहर आ गया, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो ये 5 बचेगा और ये 45 आपका बचेगा। अब आपको 5/64 ऐसे ही लिखना है, इसकी गुना इसमें करनी है और इसकी गुना करके इसे घटाना है। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, 13 39 हासिल लगे 3, 13 चौका 52 और 3 55। इसे घटाना ही है तो मैं इसे इसके घटा के यहाँ पर लिख दूंगा। ये मल्टीप्लाई में बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 पंजे 25, 5 चौका 20 और 2 22, तो ये बचेगा हमारा 5/64। मल्टीप्लाई में इसे घटा के लिखेंगे 4, यहाँ से आ जाएगा ये 3 और यहाँ से भी आ जाएगा 3। अब ये देखिए अगर कटता है तो काट देंगे, 2 से कटेगा तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, क्योंकि एक इधर से आएगा, 2 छिक्का 12 बचेगा 1, 2 सत्ते 14। इसकी गुना इसमें करेंगे, 5 सत्ते 5 की गुना करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 छंक 30 और 3 33 हासिल फिर 3, 5 एकम 5 और 3 8, ये बटे 32 हमारा बटे में आंसर आएगा। जब इसे हम गुना करेंगे, लगभग में बताना है बच्चों, ठीक है। हमें लगभग में क्या प्राप्त होगा वो हमें बताना है। मैं इसे एक बार फिर से आपको बताता हूँ, कहीं पर गड़बड़ नहीं हुई हो तो बेहतर है, क्योंकि सवाल थोड़ा इस तरह का ही है। तो 8 पंजे 40 और 3 43 बनेगा, 8 अट्ठे 64 और 1 65/8, माइनस 8 3 24 और 1 25, मल्टीप्लाई 8 पंजे 40 और 45। यहाँ से गुना बन के 164, 8 अट्ठे 64 होगा, 8 अट्ठे 64, 64 भाग हमने भाग में ले लिया। हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 5, इससे भाग हो जाएगा, तो ये बनेगा 13 पंजे 65, ये इतना ही बनेगा, माइनस 5 बचेगा और यहाँ से 5 पंजे 25, ये 45 ही आएगा। गुना करते हैं, 13 3 39, 13 3 39 की गुना करेंगे बच्चों अभी हम, तो 13 3 39 हासिल लगे 3, 13 चौका 52 और 3 55, माइनस 5 पंजे 25, 5 चौका 20 और 2 22। तो हमने इसे घटाया तो हमारा 334 बना, बटे में इधर हमारा 5/64 है। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पर आया है। अब जब हम 32 से भाग करेंगे तो ये हमारा लगभग 25 आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, इसमें ये 25 लगा है, लेकिन ये लगभग 25 नहीं आएगा बच्चों, ये आएगा लगभग 26। तो हमारा 26 आंसर बनेगा। आप भाग करके देखोगे तो लगभग 26 बनेगा। अगर मैं भाग करके आपको दिखाता हूं तो हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, इसका आंसर 26 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50।
ध्यान से देखिए, एक पुस्तक का क्रय मूल्य इतना है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को इतने रुपए में बेचता है, लाभ या हानि क्या है। देखिए एक पुस्तक का मूल्य 100 रुपये है तो 3 का बनेगा 300 रुपये, मतलब 300 रुपये इसका सीपी है, और बेची है 275 में, मतलब 275 रुपये इसका एसपी है। सीपी ज़्यादा हुआ, एसपी कम हुआ, तो हमें हानि होगी। कितने की हानि है, ध्यान रहे, हमें होगी हानि। हानि कितने की है, यहाँ से घटाएंगे 75 तो आ जाएगा 25 रुपये, तो 25 रुपये की हानि होगी, है ना। तो हानि आ जाएगी 25 रुपये की हानि, इसका आंसर हमारा 26 हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 51, बने रहिए बिल्कुल सही तरीके से। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होती है। आएगा तो 9 से, कैसे आएगा मैं आपको ये बता दूं। कोई भी संख्या लीजिए आप, मान के चलिए हमने 25 लिया, और कह रहा है कि अंकों का जोड़ संख्या से घटाएंगे, तो अंकों का जोड़ आएगा 7, घटा देंगे तो ये बनेगा 18। अब आप 18 देखिए किससे कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है सर्वदा। अब कोई और संख्या लीजिए, मान के चलते हमने लिया 32, 32 को घटाएंगे 5 आ जाएगा, ये हमने घटाया तो ये बनेगा 27, और 27 अब सिर्फ 9 से ही कटेगा, तो हमेशा 9 से कटती हमें नज़र आ रही है, तो 9 हमारा आंसर होगा। अब इसे देखिए, हमारा ये दशमलव में परिवर्तित करने पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो 31 जो भी आएगा वो 31 दशमलव के साथ आएगा। यहाँ पर देखिए 314 दशमलव है, 3 दशमलव है, 31 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल नज़दीक हैं। तो हम आपको बता दें कि दोनों बिल्कुल नज़दीक हैं 31 दशमलव, क्योंकि ये जब इसे 16 से भाग करेंगे 7 को तो दशमलव बनेगी, 31 अपना अलग कर देंगे हम। तो इसे आप यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अब देख लीजिए, ठीक है। तो या तो ये बनेगा या ये बनेगा। आप इसे भाग करोगे तो आप देखोगे कि ये हमारा आंसर सी बनता आपको नजर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 आसान है। एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, एक ही संख्या अंश व हर में घटा दी जाए, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर में गुना किया जाए, इसके व्युत्क्रम से गुना किया जाए। तो हमेशा जो संख्या है बच्चों वही रहेगी अगर उसके अंश और हर में किसी भी सेम संख्या से गुना किया जाए। मैं आपको करके इसे बता देता हूँ। मान के चलिए हमारे पास कोई भिन्न है 5/7, हम किसी भी इसमें अंश व हर में सेम संख्या से गुना करते हैं 10 में। अब जैसे हम इसे बनाना चाहेंगे तो 10 से 10 तो कट जाएगा, ये तो अभी भी सेम है ना। तो किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो भिन्न का मान नहीं बदलता ऊपर नीचे करने पर, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 30 किलोग्राम भार से 2 इतने बनाने हैं, तो हम जब भी देखते हैं तो उसे भाग करते हैं, तो 30 किससे भाग करेंगे, 2/3 से भाग कर देंगे, क्योंकि 2/3 किलोग्राम के बनाने हैं। आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, 30 किलो को पहले ग्राम में बदल देंगे, मिठाई के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं ना, फिर इसे भी ग्राम में बदल कर भाग करेंगे, या फिर डायरेक्ट भी हम इसे कर सकते हैं। तो 3 जाएगा ऊपर, 30 या 90, 90/2 आ जाएगा 45। तो 54 का हमारा डी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, मैं इसे आपको लिख के बताता हूँ तो समझ आएगा। यहाँ पर ये है हमारा 43.92 भाग करेंगे 3.66 तो बनेगा 1200, ठीक है। अब ये हमें बताना है, तो देखिए ये दिया गया है तो कैसे बताते हैं, ध्यान से देखिए। इस तरह का सवाल भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है, मैं तो इसे आसानी से आपको समझा दूंगा। 439.2/3 अब देखिए जब ऐसा सवाल आए तो जो हमें दिया गया है या तो उसे जो पूछा गया उसके जैसा बनाए, या जो पूछा गया है जो दिया गया उसके जैसा बनाए। मतलब इसे हम इसके जैसा भी बना सकते हैं या इसे इसके जैसा भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके जैसा बना देंगे तो डायरेक्ट 1200 आंसर रख देंगे। तो देखिए इसके जैसा बनाने के लिए ऊपर कोई दशमलव नहीं है, यहाँ पर दशमलव है, तो हम यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो दशमलव इधर पहुँच जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब ऊपर गुना करते हैं तो नीचे भी गुना करनी पड़ती है, तो 10 से नीचे भी गुना की, है ना। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए 3 के बाद दशमलव है। आपको बता दूं कि जब भी हम किसी संख्या में 10, 100, 1000 से गुना करते हैं तो दशमलव दाईं तरफ खिसकती है, और भाग करते हैं तो दशमलव बाईं तरफ खिसकती है। तो हमें ये बाईं तरफ खिसकानी है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 से
भाग करना पड़ेगा। 10 से भाग किया है इसी भिन्न में, तो यहाँ पर 10 से गुना भी करनी पड़ेगी। ये बेहद आसान तरीका है। तो अब क्या करेंगे, ये वाली दशमलव इस 10 से ये वाली दशमलव पहुंच जाएगी यहाँ पर, और इस 10 से ये वाली दशमलव पहुंच जाएगी यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से आपको बनता नजर आएगा। 4 3 9 2 बटे 3.66 गुना 100, ये 100 भी हमारा ऐसे रहेगा। अब आप देखिए इसका मान क्या है, 1200, तो इसका मान आ जाएगा 1200 बटे में हमारा 100 अभी भी ऐसा ही है। 2 0 से 2 0 कटी तो हमारा 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, या आप इसे नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई इतने मीटर है, तो चारों ओर इतने रुपये 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगवाने का खर्च। ये आयताकार प्लॉट है, आयताकार प्लॉट मतलब ऐसा है, और जब इस पे बाढ़ लगेगा तो वो इस दीवार पर लगेगा, यहाँ पर इस दीवार पर ही बाढ़ लगता है। मतलब बाढ़ कहाँ लगा, जहाँ पर इसका परिमाप है। तो बाढ़ कहाँ पर लगने वाला है, इसमें परिमाप पर बाढ़ लगने वाला है। लेकिन आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम परिमाप निकालते हैं आयत को, तो आयत का परिमाप होता है 2l + b, मतलब हमें लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए, और यहाँ पर चौड़ाई दी गई है, लंबाई हमारे पास है नहीं। तो लंबाई हम कहाँ से निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल है 616, चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई को बोलते हैं b, तो b दिया गया है 22 मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर, और ये है मीटर। हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर भी सवाल में दिया गया है 616। यहाँ पर b मान रख देंगे, b का 22, ध्यान से देखते रहिए। 616, 22 को बटे में लेके जाएंगे तो l की वैल्यू निकलेगी 616 बटे 22। जब हम इसे भाग करेंगे तो आप 22 से इसे भाग करेंगे तो आप पहले 11 से काट लें या 2 से काट लें, तो हम 11 से काटते हैं। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 बनेंगे 6, 11 6 66, इससे से फिर भाग करेंगे तो ये कटेगा 23 बार, क्योंकि 23 दूनी होता है 28 बार, 28 दूनी 56। तो L की वैल्यू आ जाएगी 28, L की वैल्यू आ जाएगी 28। अब परिमाप क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, परिमाप होता है 2l + b, तो 2l की वैल्यू 28 और इसकी वैल्यू चौड़ाई की 22, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। 2 गुना 50 मतलब 100, और ये 100 मीटर आया। तो इसकी जो वर्ग जो हमारा आयत है, इसकी जो बाढ़ है वो कितने पर लगेगी, 100 मीटर पे। एक का खर्चा है 7.5 रुपये, तो हम इसमें गुना कर देंगे 7.5 की। जब इसमें हम 7.5 की गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 750 रुपये। तो हमारा 750 रुपये आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये आप इस सवाल को भी आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बच्चों, इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं, ये सवाल हमारा 57। ठीक है, हम इसे पीछे की साइड में यहाँ पर करेंगे। तो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 58, ध्यान से, 57 है बच्चों, अभी 58, 56 क्या है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है ना। तो एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर है तथा चौड़ाई इतने मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, और भुजा अभी हमारे पास वर्ग की है नहीं, तो वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, जो हमें कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। ये कहा है कि समान है, जिसकी लंबाई, परिमाप किसके समान है, आयत के परिमाप के। आयत का परिमाप होता है 2l + b, l हमारे पास 17 है और b कितना है यहाँ पर 11। तो 4a बराबर 17 और 11 को जोड़ देंगे तो ये इधर हो जाएगा हमारा ये 28। तो 28 दूनी 56 हो जाएगा। ये 4 को भाग में लेकर आएंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, 4 से काटेंगे, 4 एकम का 4, 4 चौक 16, तो a बराबर आ जाएगा 16। ठीक है, 16 नहीं आएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 आ जाएगा बच्चों, 16 नहीं 14 आ जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर हमारा जो है a आ गया। अब हमसे पूछा इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 a², 14 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 196 मीटर स्क्वायर आएगा। तो 196 देख लीजिए, 196 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये अलग हट के सवाल है थोड़ा सा, लेकिन अच्छे से करेंगे तो समझ आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से
बने रहेंगे तो आसानी से हम इसे आपको समझा देंगे। देखिए a बटा b एक भिन्न है जिसमें a b माइनस 3 है, सही है। तो इस सब का मान 10/3 है, तो a बटे b का मान क्या होगा? तो कुछ भी, या तो आप ऐसे कीजिए कि यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये सारा सवाल b में बन जाएगा, तो a और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप कुछ भी a को कुछ भी अपनी तरफ से मान लीजिए, b को अपनी तरफ से मान लीजिए। हमारा जो a है वो b में से घटाने पर भी, b में से 3 घटाने पर आता है, मतलब a जो भी है वो b में से 3 घटाएंगे तो बराबर बन जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ b हमारा 8 है तो a हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें a की वैल्यू 5 रखेंगे, b की वैल्यू 8 रखेंगे, तो 5 रखते हैं यहाँ पर 13 बनेगा, 5 रखेंगे तो ये 15 बनेगा, सॉरी बच्चों 15, और b हमारा 8 है। इस माइनस a बटे b की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसमें हम मान नहीं रखेंगे, अब इसे हम इधर ले जाएंगे और इसे इधर लेकर आएंगे, तो ये बनेगा हमारा 15/8 माइनस 10/7 बराबर a बटे b, क्योंकि हमें a बटे b की ही वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 8 सत्ते 56, तो 8 सत्ते 56 करेंगे हम बच्चों, 8 सत्ते 56, 15 सत्ते 15 की गुना कर देंगे साथ में, तो 15 6 90, 15 सत्ते 105 माइनस 10 अट्ठे 80, 8 7 अट्ठे 56, 10 अट्ठे 80 बराबर a बटे b हमारा आ जाएगा। इसमें से हम घटाते हैं तो 25 बटे हमारा 56 आंसर आ जाता है a बटे b का, जो इसमें कहीं पर भी अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, 25/56। तो हम इसे a को बदलेंगे फिर दोबारा और b को भी बदलेंगे, a की वैल्यू भी हम कुछ और रखेंगे और b की वैल्यू भी हम कुछ और रख देंगे, तो फिर देखेंगे कि हमारा सवाल ठीक बना या गलत बनेगा, ठीक है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, b की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 5 और a की वैल्यू रख देते हैं 2 आ जाएगी, क्योंकि a जो है b में से 3 घटाने पर आएगा, तो b में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब फिर से वहीं पर वैल्यू रखते हैं, थोड़ा आसान करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी मैंने एक तरीका आपको ये भी बताया कि a की b माइनस वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो भी हमारा आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a b है हमारा 5, a है हमारा 2, तो 10 और 2 12 बनेगा, बटे b 5 आ जाएगा, माइनस a बटे b बराबर 10/7। इस 10/7 को इधर लेके आएंगे तो 12 माइनस 5 माइनस इधर आएगा तो माइनस में बटे 7 ये उधर जाएगा, तो a बटे b। एलसीएम यहाँ से 35 आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 बार कटेगा तो 7 की 12 में गुना होगी, 12 6 72, 12 सत्ते 84 माइनस 7 पंजे 35, 10 पंजे 50 बराबर a अपॉन b। यहाँ से इसे घटाएंगे तो यह आएगा 34/35, एक बार इसे घटा लेंगे, यहाँ से आधा 4 तो 4 ऐसे ही बचेगा, 34/35 बराबर a बटे b। यहाँ पर भी ये आंसर देखने को नहीं मिल रहा, तो इसे करने का आसान तरीका मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर 58वां सवाल हम करेंगे। यहाँ पर आपको a की कुछ वैल्यू माननी है और b की वैल्यू कुछ भी मान लेनी है, तो मैं इन ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा मान लेता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ b की वैल्यू 7 है, तो आप जानते हैं कि a की वैल्यू जो है b में से 3 घटाने पाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अब देखिए हमारा वही आंसर ठीक होगा जिसमें हम a की और b की वैल्यू रख देंगे इस साइड में, और वो हमारा 10/7 आ जाए, है ना। तो रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो a प्लस 10 मतलब 14 बटे b की वैल्यू 7 है, माइनस a की वैल्यू 4 बटे b की वैल्यू कितनी है 7, तो आप बराबर कितना आना चाहिए 10/7। तो यहाँ से हम देखेंगे एलसीएम हमारा 7 आ जाएगा, 14 में से 4 जाएंगे 10, तो 10/7 हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा ये आंसर ठीक हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या व 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि इतने इतने अंक से बनी है का गुणनफल बताना है। तो देखिए 3 अंक जब हमारे कौन कौन से हैं, 9 है,
6 है, ये हमारा 59वां सवाल है, 9 है, 6 है और हमारा अंक 0 है। तो इनसे जो बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी वो बनती है सबसे पहले बड़ा अंक, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, और सबसे छोटी ये बनी हमारी बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे छोटा अंक पहले रखते हैं, लेकिन अगर 0 है तो उससे बड़ा वाला पहले रखते हैं। तो 0, 6, 0, 9। अब इनकी गुना कर देंगे हम। तो जब भी हम इसकी गुना करेंगे बच्चों, गुना तो आप आसानी से कर ही सकते हैं, तो गुना में तो कुछ भी दिक्कत है नहीं, तो आप गुना आसानी से कर लेंगे। तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा सी। अब देखिए, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखेंगे तो देखिए 10, 1 से 10 तक हमारा 9 एक बार आएगा, ठीक है। उसके बाद 10 से 20 भी एक बार आएगा, 20 से 30 भी, 30 से 40 भी, 40 से 50 भी। यानी कि मैं बात करूं 11 से लेकर 79 तक, 11 से लेकर 79 तक। ये देखिए एक बार ये 11 से लेकर 79 तक 18 आ जाएगा, 18 बार 18, 28, 38, 48, 58, 68 और 78। तो यहाँ पर देखिए आप 7 बन रहे हैं, तो 7 बार यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद 80 से लेकर 89 तक, ध्यान से देखिए 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9 बार यहाँ पर आ जाएगा। और फिर 90 से लेकर 100 तक एक बार आएगा, 98। तो टोटल इतनी बार हमारा ये आ जाएगा। तो 9 और 1 10, 7 और 1 8, यानी कि 18 बार हमारा, 18 से ज़्यादा बार आएगा, हमारा 18 बना। भी देखते हैं, 9 और 1 10, 7 और 1 8, यहाँ पर 18 बना है हमारा। और यहाँ पर ऑप्शन में 19, 20, 21 और 23। तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है। एक बार मैं देखता हूँ, कहीं ना कहीं हमारी गलती हो गई है। 1 से 10 तक 9 पूछा है बच्चों, तो अंक 9 कितनी बार आएगा। हमने गलती कर दी, हमने 8 के बारे में पढ़ लिया। यहाँ से यहाँ तक 9 एक बार आएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 80 तक की बात कर लेते हैं। अब 80 तक 9 कितनी बार आएगा, 7 बार ही आएगा। और 80 हाँ, ये बच्चों हमारा सवाल हो गया है गलत, हमने गलती से 8 मान लिया। देखिए यहाँ पर इस सवाल को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। आप देखेंगे 9 कितनी बार आया है पूछा है, तो ध्यान से देखें तो 1 से लेके 10 तक 9 आएगा एक बार, और 11 से लेकर 90 तक, 11 से लेकर 90 तक मैं बताता हूँ। 19 एक हो जाएगा ना, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 और 89। कितनी बार आया बच्चों, 8 बार। और 90 भी है तो ये डायरेक्ट 9 हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, फिर 9 बार आ जाएगा, है ना। 99 तक तो 9, 9, 18 और 1 19, तो हमारा ये 19 बार आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों हिंदी की। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो हिंदी में मैं आपको डायरेक्ट, आप देखिए इसे पढ़िए और डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी, थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। सुंदर बहुगुणा एक महान पर्यावरणवादी थे। और 62वें का आंसर हो जाएगा सी। हरे भरे वनों से उनका गांव घिरा हुआ था, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी क्या, विनाशकारी बाढ़, बाढ़, ये इस तरह से है, तो हमारा 63 का ए हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा क्या है, मैं आपको बता दूं, सुंदरलाल बहुगुणा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मूल्यवान का अर्थ है, मूल्यवान का पर्यायवाची देखिए अनमोल, अमूल्य, तो 65वें का आपका सी हो जाना चाहिए। उसके बाद विनम्रता एक महान गुण है, सभी बच्चे जानते हैं विनम्रता तो महान गुण है। विनम्रता का अभिप्राय क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सविनय होना, तो विनम्रता का अभिप्राय सविनय होना ही है। विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है, ये हमारा सी हो जाएगा। और घमंडी किसका पर्यायवाची है, अक्खड़ का पर्यायवाची है, ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जिद्दी का विलोम है अटल, जिद्दी का विलोम क्या हो जाएगा, अटल नहीं होगा बच्चों, जिद्दी का विलोम हो जाएगा सहमत, क्योंकि जिद्दी जिद्द करने वाला होता है और सहमत जो आसानी से मान जाता है।
फिर इस तरह से आप यहाँ पर भी देखेंगे, आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद का अर्थ है कृतज्ञता। महान सद्गुण क्या है? कृतज्ञता। महान सद्गुण था हमारा ये। तो उसके बाद हमारा 72 का हो जाएगा बी, कृतज्ञता प्रदर्शन करना। और 73वें का आंसर बनेगा हमारा सी, अपने विचारों से कोई भी कृतज्ञ हो सकता है। सहायक शब्द है, सहायक आपको बताना है क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो हमारे हिसाब से जो सहायक बनेगा वो विशेषण बनेगा। सद्गुण का अर्थ है, तो 75 का आंसर हो जाएगा ए, सद्गुण का अर्थ है एक गुण। थोड़ा टाइम कम है, अगर आप हिंदी पर भी एक लंबी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अभी मैं फिलहाल आपको इसके आंसर बता देता हूं, जिससे आप आसानी से आंसर चेक कर लो और आसानी से पढ़कर आंसर निकाल सको। 76 का बन जाएगा ए, 77 का बनेगा आपका आंसर ए, और 78 का आंसर बनेगा आपका सी, और 79 का आंसर बन जाएगा आपका सी, और 80 का भी आंसर बनेगा आपका सी। सॉरी, 79 का हमने सी बोला, लगा दिया डी। तो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए इस तरह की वीडियो पाने के लिए।